यस, कौतुक की आवाज आ रही है? हमारी आवाज क्लियर आ रही है? ओके ओके। और आप लोग कैसे हैं? ठीक हैं? स्वस्थ हैं? ओके ओके। खुश रहिए, खुश रहिए। ओके ओके ओके। नाउ आई विल start our lecture on theories of frustration। ठीक है? अब आवाज क्लियर आ रही है? अब आवाज क्लियर आ रही है? रिस्पॉन्स में अब आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ओके ओके ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल, गुड इवनिंग। आ रही है? ओके ओके। नाउ देखिए, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन जो है, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो है, इसमें दो प्रिंसिपल आए। ठीक है? ये दो सिद्धांतों पे आधारित था, जिसमें थ्योरीज ऑफ इम्प्लाइड टर्म एंड जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन का प्रावधान दिया गया। इट मीन्स कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग, जैसा कि कल डिस्कस किए थे, व्हेन आई विल डिस्कसिंग टुमारो यस्टरडे, that something is not only depend on the physical destruction of the object। अगर ऑब्जेक्ट यानी जिससे हम कॉन्ट्रैक्ट किए हैं, whether it is initially or it is subsequently has been destroyed due to any process, any reason, it may be everyone that the object are initial or on which physical destruction of that object contract by which the contract performance of contract is not possible। अगर उसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस संभव नहीं है, तो उस कंडीशन में हमने देखा कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन को सोल माना जाने लगा। लेकिन देर आफ्टर सब्सिक्वेंटली ये देखा गया कि नहीं, ओनली डज नॉट डिपेंड ऑन द फिजिकल डिस्ट्रक्शन, इट मे बी टर्म ऑफ माइंड applied implied something which has been also such like a change of circumstances is also included in the physical destruction। यानी दो प्रकार के डिस्ट्रक्शन के आधार पर यह मान लिया गया कि अगर ये इन दोनों से
ठीक है। इन दोनों से अगर डिस्ट्रक्शन होता है माइंड के द्वारा या चेंज या सर्कमस्टांसेस के द्वारा, या अगर मान लीजिए कि फिजिकल डिस्ट्रक्शन के द्वारा हो रहा है और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म करना इम्पॉसिबल है, इन सिचुएशन में देखा गया कि दोनों सिचुएशन में देखा गया कि कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा, ठीक है, उस कंडीशन में। अब इसमें दो प्रिंसिपल जो एडॉप्ट किए गए, बेसिकली थियरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म, थियरी ऑफ इम्प्लाइड टर्म पहला प्रिंसिपल है, पहला सिद्धांत है जिसको थियरी ऑफ फ्रस्ट्रेशन में एक्सेप्ट किया गया, कॉन्ट्रैक्ट फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत, ठीक है। दूसरा है जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन, जस्ट एंड रीजनेबल सॉल्यूशन। इट मीन्स द बोथ थियरीज आर implied in the contract of frustration of contract, but the question is that the both theory is not implied in India। यानी क्वेश्चन ये है कि ये दोनों सिद्धांत जो हैं भारत में अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, दोनों सिद्धांत भारत में अप्लीकेबल नहीं है, इसलिए इस पर हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग आगे आते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। जो अगला मुद्दा है कि फ्रस्ट्रेशन हो जाने के बाद, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का फ्रस्ट्रेट हो जाना या इम्पॉसिबिलिटी कॉज क्रिएट हो जाना, उसका परिणाम, उसका प्रभाव क्या होगा, इफेक्ट क्या होगा अगर इम्पॉसिबल हो जाता है या ये मान लिया जाता है कि इसमें फ्रस्ट्रेशन हो गया, ठीक है, वो दोनों तरफ से डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, फिजिकल फ्रस्ट्रेशन या चेंज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, दोनों पॉइंट से अगर हो जाता है तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। पहला प्रभाव होगा तो फ्रस्ट्रेशन शुड नॉट बी सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि कोई भी फ्रस्ट्रेशन या इम्पॉसिबिलिटी स्वयं द्वारा प्रायोजित न की गई हो, इट शुड नॉट बी सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है, इट मस्ट बी दैट and any impossibility or destruction of the object should not be self introduced। जैसे मान लीजिए हमने कल जो उदाहरण दिया था कि अगर इनके सब्सिक्वेंट का उदाहरण दिया था, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी का, कि अगर मैं चंद्रलोक कॉलोनी में, चंद्रलोक कॉलोनी कर रहा हूं, चंद्रलोक सिनेमा घर में अगर मैं ऑनलाइन टिकट बुक कर लिया, then after I have been reached at the time which has been allotted me, but in subsequently the curfew has been goes on by the government and it has been imposed by the government, appropriate government। In this condition what will be the consequences, ठीक है, एक तो मान लीजिए गवर्नमेंट के द्वारा किया गया, या दूसरा ये थिंक है कि अगर इम्पॉसिबिलिटी क्या करता है, सबसे टिकट खरीद लेता है और चंद्रलोक कॉलोनी वाला थिएटर को ही जला देता है कि यार जो है चंद्रलोक थिएटर वाला कहता है कि हम जो है इसको डिस्ट्रक्ट कर दे रहे हैं, अपने थिएटर को जला दे रहे हैं क्योंकि इंश्योरेंस है, उससे पैसा मिल जाएगा, ठीक है, और जो इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट हो जाएगी तो हमें किसी के टिकट का पैसा रिटर्न नहीं करना पड़ेगा, और जो ऑब्जेक्ट ही नहीं रहेगा तो कोई क्लेम नहीं करेगा, ठीक है। उस कंडीशन में देखा गया अगर इस तरह की सिचुएशन उपलब्ध हो जाए, अगर आ जाए, तो उसको हम क्या कहेंगे, फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की श्रेणी डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन अप्लाई नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा, या इम्पॉसिबिलिटी अप्लाई नहीं करेगा, डॉक्ट्रिन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी शुड नॉट अप्लाई ऑन दैट सिचुएशन। इट इज अ रिक्वायरमेंट दैट इट मे बी इट शुड नॉट बी सेल्फ इंट्रोड्यूस्ड, यानी वो कोई भी कारण हो जो स्वयं द्वारा न प्रयोजित किया गया हो, बोथ पार्टीज, बाय द बोथ पार्टीज, कोई भी पार्टी ऐसा न हो कि वो स्वयं के द्वारा उसको प्रायोजित करके और वो ऑब्जेक्ट यानी डिस्ट्रक्शन कर रहा है, ठीक है। तो पहला इफेक्ट यही माना जाएगा कि कोई भी फ्रस्ट्रेशन स्वयं के द्वारा प्रायोजित नहीं होना चाहिए, वो बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द पार्टीज होना चाहिए,
ठीक है, ये मान लिया जाएगा कि वो दोनों पार्टी जो भी घटना घटित हुई वो दोनों पार्टी के कंट्रोल के बाहर थी, इस कारण घटना हुई। पहला प्रभाव इफेक्ट। सेकेंड इफेक्ट इज दैट फ्रस्ट्रेशन ऑपरेट ऑटोमेटिकली। ठीक है, यानी अगर घटना घटित हो गई तो डॉक्ट्रिन ऑफ फ्रस्ट्रेशन हैज बीन इनिशिएटेड ऑटोमेटिकली विदाउट एनी काज, विदाउट एनी commencement या विदाउट एनी एग्जीक्यूशन प्रोसेस हैज बीन एडॉप्टेड बाय द बोथ पार्टीज। यानी किसी भी पार्टी को कुछ भी प्रोसेस इनिशिएट नहीं करना पड़े या कोई भी प्रोसेस ना इनिशिएट करे कि नहीं ये फ्रस्ट्रेशन हो गया है तो इसको फ्रस्ट्रेशन डिक्लेयर कराया जाए, इसके लिए प्रॉपर फोरम में जाए। देयर इज नो नीड ऑफ दैट। It is only requirement that it should be initiated itself without any initiation of the other parties। ठीक है, यानी बिना किसी पार्टी के इनिशिएशन के both parties who has been contractually each other without any initiation it may be continue and automatically it has been adopted as a frustration, doctrine of frustration। ठीक, ऑटोमेटिकली। सेकेंड थिंग इज दैट इट इज मोर इम्पॉर्टेंट, ये हमेशा क्वेश्चन भी आप लोगों से पीटी में पूछा जाता है कि इन द सिचुएशन इज द सुटेबल एडजस्टमेंट, राइट ऑफ सुटेबल एडजस्टमेंट हैज बीन मेड आर गिवन प्रोविजन इन विच सेक्शन, हमेशा ये पूछा जाता है। तो आप लोग इसको या पेरी डेलिक्टो, डॉक्ट्रिन ऑफ पेरी डेलिक्टो का जो प्रिंसिपल है ये सेक्शन 65 में दिया गया है और वहां कहा गया है कि एडजस्टमेंट राइट जो है वो किसी भी व्यक्ति का छीना नहीं जा सकता ड्यू टू इम्पॉसिबिलिटी और फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। यानी फ्रस्ट्रेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और इम्पॉसिबिलिटी के कारण किसी भी व्यक्ति का जो एडजस्टमेंट राइट है वो छीना नहीं जा सकता है या पेरी डेलिक्टो का जो राइट है वो पेरी डेलिक्टो का जो डॉक्ट्रिन है उसको प्रिवेंट नहीं किया जा सकता। ठीक है, इट मीन्स इसको अब हम एक्सप्लेनेशन के अंतर्गत बताते हैं। पहली चीज ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया किसी व्यक्ति से, ठीक है, और कहा कि आप जो है, हमने कल एक उदाहरण दिया था कि एक सिंगर एक कंसर्टियम में या म्यूजिक हॉल में म्यूजिक थिएटर मालिक और म्यूजिशियन में कॉन्ट्रैक्ट होता है, दोनों में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट के बाद ये देखा जाता है कि दोनों एग्री हो जाते हैं और जो थिएटर मालिक होता है वो क्या करता है, कुछ एडवांस पैसा जो है वो म्यूजिशियन को दे देता है कि भाई ऐसा करिए कि आप जो है 12 सप्ताह पर संडे, एवरी संडे 12 मंथ यू हैव परफॉर्म योर सिंगिंग इन माई थिएटर। ठीक है, थिएटर में परफॉर्म करेंगे। इन दिस promise both parties are agree on the same point. It means a agreement has been executed, agreement has been made, contract has been made between both parties. Thereafter, subsequently, the theater has been burned. Theater has been burned, and after 3 or 4, it may be 4 Sunday. After performing of 4 Sunday, theater has been burned. Thereafter, it may be considered the impossibility and doctrine of frustration has been automatically initiated at that place. It means the contract made void. अब in this situation, doctrine of frustration said whether the initial impossibility or subsequent impossibility, any contract, any initiation should be void. Any contract will be void. It is not depend that only the initial impossibility is void. It is not said. Initial impossibility and subsequent impossibility in both conditions, contract will be, agreement will be void. In this situation, according to example which I had given me, that
the person who has been performed 4 night at the theater, music theater, according to contract which has been executed by the both parties. In this situation, it may be what will be happened. One person has been affected because he has been performed 4 night, and what will be done? He cannot take any advantage, he cannot take any remuneration due to subsequent happening of the impossibility. In this situation, the effect, according to section 65, adjustment, right of adjustment has been applied. राइट ऑफ एडजस्टमेंट यानी ये प्रावधान किया गया कि राइट ऑफ एडजस्टमेंट के अंतर्गत, ठीक है, क्या किया जाएगा? उसको राइट ऑफ एडजस्टमेंट के अंतर्गत उसको कंपनसेट किया जाएगा। कंपनसेशन का प्रोविजन दिया गया कि जितना उसने किया है उसको उतना मिलना चाहिए। हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे। आई विल स्टडी फर्दर द डॉक्ट्रिन ऑफ क्वांटम ऑफ मेरिट क्लेम। क्वांटम ऑफ मेरिट क्लेम पढ़ेंगे तो उसके अंतर्गत ये देता है कि ऑन द पार्ट अकॉर्डिंग टू पार्ट विच हैज बीन परफॉर्मेड बाय मी, हमारे द्वारा जो भी पार्ट परफॉर्म किया गया है, देयर आफ्टर सब्सिक्वेंटली पॉसिबिलिटी हैज बीन हैपेंड इन दिस सिचुएशन, यानी इस परिस्थिति में हमने जो पार्ट परफॉर्म किया है उसका हमको रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए। इट शुड नॉट बी अफेक्टेड बाय द इम्पॉसिबिलिटी, और होल कॉन्ट्रैक्ट को वाइड घोषित करके और हमने जो परफॉर्म किया है उसको खत्म नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए सेक्शन 65 में अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेक्शन 65 इट मे बी इनिशिएटेड द एडजस्टमेंट ऑफ राइट्स, ठीक है। और आगे आप पढ़ेंगे क्वांटम ऑफ मेरिट, यानी जो व्यक्ति उसने 4 सप्ताह तक अगर वो परफॉर्म किया है तो उसको 4 सप्ताह का रिन्यूमरेशन उस व्यक्ति को देना पड़ेगा, यानी थिएटर मालिक को 4 सप्ताह का उसको पैसा देना पड़ेगा। देयर आफ्टर नाइदर ही कैन क्लेम फॉर 6 वीक्स, ठीक है, और नॉर ही हैड बीन रीपे टू द 6 वीक आफ्टर द फ्रस्ट्रेशन ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द थिएटर, यानी थिएटर के डिस्ट्रक्ट हो जाने के बाद ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों पे नहीं जाएगी कि न तो वो सूट कर सकता है, वाद दाखिल कर सकता है उसके लिए, न वो कर सकता है। इम्पॉसिबिलिटी कॉज ऑफ एक्शन क्रिएट होने के बाद किसी की कोई लाइबिलिटी नहीं जाएगी, वहां से शून्य माना जाएगा। बट द परफॉर्मेंस एट द स्टेज ऑफ विच इट हैज बीन अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट it has been performed, that it is a duty of the parties who have been contracted for that purpose, it may pay for that with that object which has been contracted to that person, यानी उस व्यक्ति को उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें एक चीज आता है कि हमने 3 चीजें पढ़ी कि कोई भी चीज ऑटोमेटिकली क्रिएट होना चाहिए फ्रस्ट्रेशन के अंतर्गत। दूसरी चीज उसका ग्राउंड जो है वो रेपुटेशन होगा, ब्रीच होगा, इलेक्शन ऑफ द पार्टीज होगा। इसका एक ये भी देखा जाएगा कि दोनों पार्टी के चॉइस पे डिपेंड करेगा कि वो उसको एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं कि नहीं कराना चाहते, वो उनके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मान लीजिए जल गया तो ये सिंपैथी में कहे कि नहीं भैया हमको नहीं चाहिए, ऐसा है कि आप मत दीजिए, हमें कोई रिन्यूमरेशन नहीं चाहिए। इट इज योर डिस्कशन, इट इज नॉट मैंडेटरी दैट ही हैज बीन पेड कंपल्सरी। ये कोई जरूरी नहीं है कि वो कंपनसेशन के रूप में या उसको पे करना ही करना, अगर ये स्वेच्छा छोड़ना चाहते तो इसलिए रेपुटेशन ब्रीच ऑन सच पॉइंट्स जो है वो बेस्ड ऑन द इलेक्शन ऑफ दैट पर्सन, ठीक है, उसके चॉइस पे डिपेंड करेगा। अब हम आते हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में सेक्शन 62 डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अब इसकी जो बेसिक थिंग्स है 62 के अंतर्गत या देयर आफ्टर जो सेक्शंस हैं उसमें ये दिया गया है कि कोई भी कॉन्ट्रैक्ट जो है इम्पॉसिबिलिटी पर डिपेंड करेगा,
नहीं है, सॉरी, अभी हम उस पर नहीं जाएंगे। अभी हम लोग पहले पेरी डिलिक्टो और सेक्शन 65 को देख लेते हैं। सेक्शन 65 को आप लोग एक बार चाहें तो नोट कर सकते हैं, देख सकते हैं, अपने बेयर एक्ट में देख लीजिए, रखे होंगे आप लोग। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 65, व्हेन एन एग्रीमेंट इज डिस्कवर्ड टू बी वाइड, यानी जब भी वो वाइड होता है, कॉन्ट्रैक्ट बिकम वाइड, वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। लेकिन इसमें जो आगे दिया गया है, इफ अ पर्सन हु हैज बीन टेकन एनी एडवांटेज, इफ अ पर्सन हु हैव बीन टेकन एनी एडवांटेज, यानी कोई व्यक्ति कोई एडवांटेज ले रहा है, इट मस्ट बी अ ड्यूटी ऑफ दैट पर्सन टू रिस्टोर सच, यानी उसको रिस्टोर करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमने अभी आपको थिएटर का उदाहरण दिया, तो उसमें हमने बताया कि ऐसे ऐसे चीजें हैं, अगर उसके अंतर्गत कोई व्यक्ति 4 सप्ताह किया है तो उसका वो एडवांटेज नहीं ले सकता, वो एडजस्टमेंट राइट के अंतर्गत उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, उसके राइट को रिस्टोर करना पड़ेगा, देना पड़ेगा, 4 सप्ताह का उसको पैसा देना पड़ेगा। ठीक है, उसको मना नहीं कर सकता एज ए कंपनसेशन। ठीक है, कैसे? कंपनसेशन के रूप में उनको देना पड़ेगा। अब हम आते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पेरी डेलिक्टो। डॉक्ट्रिन ऑफ पेरी डेलिक्टो, दिस प्रिंसिपल अप्लाई व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड। यह प्रिंसिपल केवल वहां अप्लाई होता है जहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्या हो, वाइड हो जाए, शून्य हो जाए। ठीक है, ड्यू टू अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, किसके कारण पेरी डिलिक्टो किसके कारण इनिशिएट होता है? पेरी डिलिक्टो का मतलब सिर्फ इतना होता है, ध्यान रखिएगा, कि बोथ पार्टीज आर नॉट एवर अबाउट द इश्यूज आर लॉ। ठीक है, लॉ नहीं कर सकते, फैक्ट, एक्चुअल फैक्ट, बोथ पार्टीज आर नॉट एवर टू द फैक्ट आर एक्चुअल पोजीशन। ठीक है, जैसे इस पेरी डेलिक्टो का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है, राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा एक केस है, राम सिंह वर्सेस जेठामल वाधूमल एंड कंपनी, जेठामल वाधूमल एंड कंपनी, AIR 1964, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान के केस में राजस्थान हाई कोर्ट ने बहुत ही अच्छा पेरी डेलिक्टो का एग्जाम्पल प्रस्तुत किया और उस प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कहा कि इस कंडीशन में ये देखा जाता है कि जहां बोथ पार्टीज आर नॉट एवर, यानी कहने का मतलब यह है कि पेट्रोलियम की खुदाई के लिए, ये केस ये है कि पेट्रोलियम की खुदाई के लिए एक कंपनी से एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है और कहता है कि मैं इस प्लेस पे पेट्रोलियम का क्या करूंगा, निकासी करूंगा। ठीक है, इसलिए कोई किसान रहता है, उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। इट मीन्स द पर्सन, एनी पर्सन है, वेदर इट मे बी Ram Jethmal Vadhamal has been contracted to a farmer for digging and excavation of the petroleum from the earth. On such situation, the question arises: the both parties did not know about the NOC which has been taken from the Air Force. यानी उन दोनों पार्टियों को ये पता नहीं था कि अगर हम कोई भी इस तरह का एक्सकेवेशन का मतलब खुदाई करते हैं या पेट्रोलियम निकासी का कोई प्रोजेक्ट लाते हैं तो बिना हम परमिशन के, किसके, मिलिट्री के, सेना के परमिशन के बिना हम उसका एक्सकेवेशन नहीं कर सकते, उसका मतलब खुदाई या पेट्रोलियम का कोई कार्य नहीं करते अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ द आर्मी। तो कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन वाइड, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट क्या है, अनलॉफुल है, उस कंडीशन में अनलॉफुल ऑब्जेक्ट बिकॉज इट हैज नॉट बीन परमिटेड बाय द आर्मी फोर्स। तो इन दिस सिचुएशन द बोथ पार्टी डिड नॉट नो अबाउट द
situation or law or actual fact and they have been gone to a contract. तो इट मे बी एक्सक्यूज फ्रॉम द एनी कॉन्ट्रैक्ट, यानी ये मान लिया जाएगा कि उनके द्वारा कोई भी उसका परफॉर्मेंस स्वतः मान लिया जाएगा और वहां पे वो करार जो है शून्य हो जाएगा। ठीक है, और वो अपनी स्वेच्छाचारता के आधार पर चाहे जो करे, बट इट में किसी भी प्रकार का कोई क्लेम किसी के खिलाफ नहीं बनेगा और कोई भी व्यक्ति किसी के खिलाफ कंपनसेशन के लिए क्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज बोथ पार्टीज आर डिड नॉट नो अबाउट द एक्चुअल पोजीशन ऑफ दैट डिगिंग। ठीक है, उस खुदाई के बारे में। अब हम आते हैं, अगला एक प्रिंसिपल है क्वांटम मेरिट क्लेम। क्वांटम मेरिट क्लेम, it is also given in the section 65. I have been explained एडजस्टमेंट राइट के अंतर्गत ये देखा गया है कि क्वांटम मेरिट क्लेम यानी जितना हम किए हैं उसका हमको मिलना चाहिए। ठीक है, यानी जितना हमने कार्य किया है, क्वांटम मेरिट मतलब जितना हमने कार्य किया है उसका प्रतिफल हमको क्लेम मिलना चाहिए। आई हैव ए राइट टू क्लेम फॉर दैट, उसके लिए हम क्लेम कर सकें। ठीक है, इस डॉक्ट्रिन के अंतर्गत ये कहा गया कि कोई भी व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होता है, अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है किसी भी कारण से, किसी भी इम्पॉसिबिलिटी के कारण से अगर टूटता है, ठीक है, लेकिन केवल एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्वांटम ऑफ मेरिट केवल किस सिचुएशन में अप्लाई होता है, सब्सिक्वेंट इम्पॉसिबिलिटी पर ही अप्लाई होगा। बिकॉज एट द टाइम ऑफ मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट वाज लॉफुल एंड वैलिड। जब कॉन्ट्रैक्ट बना था उस समय लॉफुल था और वैलिड था। आफ्टर सब हैपनिंग ऑफ सब्सिक्वेंट इवेंट, यानी कुछ समय बाद जो घटना हुई, कुछ जिसके कारण ये क्या हो गया, वाइड हो गया, तो उस कंडीशन में क्वांटम ऑफ मेरिट प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, इसमें एक सुप्रीम कोर्ट का केस है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, इसको आप लोग नोट कर लें। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस डंकरले, DUNKERLEY, डंकरले एंड कंपनी। स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस डंकरले एंड कंपनी, 1959 सुप्रीम कोर्ट, 1959 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अब इसमें एक चीज, इसमें जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी निर्धारित किया, ठीक है, लेट डाउन किया प्रिंसिपल, उसमें यह था कि क्वांटम ऑफ मेरिट ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच हैज बीन इनिशिएटेड इम्पॉसिबिलिटी। ठीक है, अगर इम्पॉसिबिलिटी क्रिएट होने के कारण कोई ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है, अगर उसमें किसी को कोई डैमेज होता है, ठीक है, तो उसकी क्षतिपूर्ति कैसे की जाएगी। ठीक है, डैमेज का मतलब ये कि जहां तक उसने कार्य कर दिया है, जितना उसने पार्ट परफॉर्म कर दिया है, उसका उसको मिलना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि एज ए होल क्लेम नहीं कर सकता, केवल द पार्ट विच हैज बीन परफॉर्मेड एक्चुअली, उसके द्वारा जो स्वयं के द्वारा उसके द्वारा पार्ट परफॉर्म किया गया है उसी का क्लेम कर सकते हैं। और जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करता है, एक उदाहरण एग्जांपल हम आपको देते हैं कि मैं कॉन्ट्रैक्ट करता हूं कौस्तुभ जी से, ठीक है, उनसे कॉन्ट्रैक्ट करके कहता हूं कि ऐसा है कि आप 100 टन ऑयल जो है हमको सप्लाई करेंगे। ठीक है, सप्लाई करेंगे, कब करेंगे, ध्यान रखिएगा, ये क्वांटम मेरिट का बहुत बेस्ट एग्जांपल है। आप हमको 100 टन ऑयल सप्लाई करेंगे,
मंडे तक आपको सप्लाई कर देना है। ठीक, ये कहे ठीक है सर, हम मंडे तक आपको 100 टन ऑयल सप्लाई कर देंगे। ठीक है, मंडे तक ये सिर्फ 50 टन ऑयल ही हमको सप्लाई किए, ध्यान रखिएगा, 50 टन ऑयल ही हमको सप्लाई किए। देयर आफ्टर, मंडे के बाद ट्यूसडे को इन्होंने पुनः 50 टन, रेस्ट ऑफ द 50 टन ऑयल था उसको सप्लाई कर दिया। ठीक है, हम रिसीव भी कर लिए। ठीक है, हम रिसीव कर लिए। देन आफ्टर आई हैव बीन सेड दैट यू आर ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, कौस्तुभ ने ब्रीच कर दिया कॉन्ट्रैक्ट का। बाद में हम रिसीव करने के बाद ट्यूसडे आई हैव बीन रिसीव 50 टन, रेस्ट ऑफ द 50 टन ऑयल, and then after I have been refusing that you are breaching a contract. I have been imposing an allegation to the court that you are breaching the contract because you not supply the oil of 100 ton within time. Due to time which has been expired, it means lapse of time, contract is void, breach of contract. तो उस कंडीशन में मान लिया गया कि अगर कंडीशन के अंतर्गत ये चीजें होती हैं तो वो क्या कहा जाएगा, कोई भी व्यक्ति अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं कर सकता। अकॉर्डिंग टू डॉक्ट्रिन ऑफ अनजस्ट एनरिचमेंट, कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति का अनावश्यक फायदा लेके धनी नहीं हो सकता। उसी के अंतर्गत अगर हम वहां पे रिटर्न कर देते 50 टन ऑयल ऑन ट्यूसडे, तो ये मान लिया जाता कि हम जो है इन्होंने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है। लेकिन इम्प्लाइडली आई हैव बीन एक्सेप्टेड 50 टन ऑयल्स, हमने स्वीकार कर लिया। 50 टन तो इन्होंने विद इन टाइम दे दिया था, लेकिन 50 टन बाद में दिया, जिसको हम रिसीव भी कर लिए। लेकिन बाद में कंपनसेशन देने, अरे पैसा देने से मना कर दिया। हम कहे केवल 50 टन का आपको पैसा देंगे, 50 टन का नहीं देंगे, क्योंकि आपने विद इन टाइम जो है उसको सप्लाई नहीं किया। तो क्वांटम ऑफ मेरिट इज अ क्लेम इन विच अ पर्सन हैव टेकन एडवांटेज, ठीक है, अनलॉफुली टेकन एडवांटेज ऑफ दैट। ठीक, उसके अंतर्गत माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर अनलॉफुल इस तरह से एडवांटेज लेता है और कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म होने के केवल किसी कॉन्ट्रैक्ट के इनिशियल प्रोविजन के कारण अगर मना करता है, जस्ट वेट, हेलो, हाँ, अच्छा, अभी क्लास ले रहे हैं, क्लास लेके तुरंत करते हैं भाई। ठीक 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 ठीक, ओके ओके। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति अनजस्ट एनरिचमेंट नहीं कर सकता अगर उसके अंतर्गत वो फायदा लेता है। तो यही चीजें इसमें कही गई हैं कि अगर व्यक्ति या तो इनिशियली रिफ्यूज कर दे, अगर नहीं करता है और उसके बाद लेके फायदा, देन आफ्टर ड्यूरिंग द पेमेंट अगर ये चीजें करता है तो उसको नहीं माना जाएगा, उसको उसका क्लेम देना पड़ेगा। ये माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वैलिडली परफॉर्म हुआ है एंड यू आर आल्सो लायबल फॉर द ब्रीच ऑफ दैट, कि आप उस टाइम रिफ्यूज नहीं किए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आते हैं सेक्शन 62, नोवेशन, डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट। हम लोग सेक्शन 37 से, ध्यान रखिएगा, सेक्शन 37 से परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं। ध्यान रखिएगा कि परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, तो परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत ही आता है डिस्चार्ज ऑफ एग्रीमेंट और डिस्चार्ज ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, के अंतर्गत सेक्शन 62, यानी किसी भी चीज को करने के लिए, डिस्चार्ज करने के लिए हम किसी एक अलग एग्रीमेंट यानी एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए हम कोई दूसरा, उसके स्थान पर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उसी को हम नोवेशन कह सकते हैं। ठीक है, और ये माना जाएगा कि कोई भी व्यक्ति अगर एग्रीमेंट किया हुआ है और उसको परफॉर्म करने के लिए
कोई दूसरा एग्रीमेंट, फर्दर एग्रीमेंट कर रहा है। ठीक है, तो इट इज ए नोवेशन, रिसिशन, विखंडन, या हम कह सकते हैं कि अल्टरेशन। यानी तीन प्रकार के, सेक्शन 62 में तीन प्रकार के परफॉर्मेंस की बात कही गई है। यानी तीन प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट के परफॉर्म हुए हैं। पहला क्या है? नोवेशन। इट मीन्स अ कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्मेड ड्यू टू अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट हैज अगेन। यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को हम किसी नए कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा क्या कर सकते हैं? परफॉर्म करने से बच सकते हैं, डिस्पेंस विथ हो सकते हैं। ठीक है। दूसरा है रिसिशन, विखंडन के द्वारा। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, किसी कारण बस अगर विखंडित हो जाता है, टूट जाता है, ब्रीच हो जाता है, तो उसको भी हमें परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। तो नीड नॉट परफॉर्म such type of rescission due to rescission of the contract or agreement। तीसरा एक है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, यानी एल्टरेशन का मतलब कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें परिवर्तन करके हम उस कॉन्ट्रैक्ट को दूसरे तरीके से इनिशिएट कर सकते हैं, या उसी कॉन्ट्रैक्ट में हम एक नया कॉन्ट्रैक्ट ला सकते हैं। ठीक है, यानी नोवेशन हमें तीन तरीके से प्रभावित, नोवेशन को हम तीन तरीके से कर सकते हैं। पहला है कि एक कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने के लिए हम दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। दूसरा है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को खंडित करके, रिसिशन करके हम दूसरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। तीसरा है कि अल्टरेशन, यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस करके, यानी परिवर्तन करके हम क्या करते हैं? तीसरे कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं, नए कॉन्ट्रैक्ट को एग्जीक्यूट करते हैं। इट इज ए काइंड ऑफ नोवेशन हैज बीन डन बाय थ्री टाइप्स। तीन प्रकार से किया जाता है, जो तीनों का दिया हुआ है। ठीक है, अब इसमें यह है कि अगर इफ द पार्टीज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर कॉन्ट्रैक्ट की पार्टी सहमत है, एग्री टू सब्स्टिट्यूट ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट, बोथ पार्टीज सहमत होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल एक पार्टी कहती है कि नहीं हम जो है नोवेशन चाहते हैं, अगर दूसरी पार्टी डिनाई कर देती है तो वहां पे नोवेशन नहीं हो सकता है, नवीनीकरण नहीं हो सकता है। ठीक है, नवनीय नहीं हो सकता है, नवीन हिंदी इसका ध्यान रखिएगा, नवीन कहते हैं नोवेशन को हिंदी में, तो नवीन नहीं किया जा सकता है। ठीक, लेकिन बोथ पार्टीज आर एग्री टू चेंज आर एल्टर आर मेक ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट। यानी नए कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए, पुराने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए एक नया कॉन्ट्रैक्ट इनिशिएट करता है। उस कंडीशन में मान लिया जाएगा कि हो चुका है। इसका एक उदाहरण मैं दे रहा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए मैंने एक ए ने बी को, ठीक है, ए ने बी को 10,000 रुपया दिया। ठीक है, ए ने बी को 10,000 रुपया दिया। बी क्या है? 10,000 का कर्जदार है, किसका? ए का। अब इसी इन बिटवीन सी आ जाता है और सी बी का कर्जदार है। ध्यान रखिएगा, बी का कर्जदार है, बी से वो 10,000 रुपया लिया है, बी से 10,000 रुपया लिया है, ए से 10,000 रुपया लिया है। यानी देखिएगा, एक मिनट फिर से सुन लीजिए। ए जो है बी से 10,000 रुपया लिया है, ए जो है बी से 10,000 रुपया लिया है। ठीक, और सी जो है ए से 10,000 रुपया लिया है। दोनों पुराना कॉन्ट्रैक्ट है। अब इसमें कहता है, ए कहता है कि हमारे स्थान पर मैंने बी से 10,000 रुपया लिया है, हमारे स्थान पर बी से कहता है कि हमारे स्थान पर सी आपको 10,000 रुपया देगा। ठीक है, सी जो है 10,000 रुपया देगा, क्योंकि सी
हमारा 10,000 रुपया लिया है, वो हमारा 10,000 का कर्जदार है। ठीक, तो यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को बी को 10,000 रुपया देना है, कौन देगा? ए देगा। और ए का पैसा किसके पास बकाया है? सी के पास है। तो वो कहता है, सी से कहता है कि आप बी को हमारा 10,000 रुपया दे दीजिए। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये एक कॉन्ट्रैक्ट को यानी पुराने कॉन्ट्रैक्ट को, ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए उसने क्या किया, सी से एक कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और उसको 10,000 रुपया दिला दिया। ठीक है, उसको 10,000 दिला दिया। देन आफ्टर उसको 10,000 जैसे ही मिला, ठीक है, वो नया कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया और पुराने कॉन्ट्रैक्ट रिसाइंड हो गया, विखंडित हो गया। ठीक है, वहां पे समाप्त माना जाएगा और न्यू कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये इफ अगर मान लीजिए कि कहता, अगर बी कह देता है, सी कह देता है कि नहीं मैं उसको 10,000 रुपया क्यों दूं, मैं आप ही को 10,000 रुपया दूंगा, तो क्या कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। सी को एग्री होना ही पड़ेगा, तभी उस कॉन्ट्रैक्ट का नोवेशन हो सकता है और न्यू कॉन्ट्रैक्ट वहां पे परफॉर्म किया जा सकता है। इट मीन्स द बोथ पार्टीज मस्ट बी एग्री ऑन द सेम पॉइंट फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट and it may be performed on the place of new contract। ठीक है, on the basis of new contract it may be performed to the old contract and replace to each other, substitute to each other, वो एक दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसमें एक केस लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट केस है नोवेशन का, स्कार्फ, SCARF, स्कार्फ वर्सेज जार्डाइन, स्कार्फ वर्सेज जार्डाइन, JARDINE, स्कार्फ वर्सेज जार्डाइन 1882। इसमें कहा गया कि सबसे पहली बात है कि कॉन्ट्रैक्ट एक एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। पहला इनिशियल जो दिया गया कि कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में होना चाहिए। दूसरी चीज ये है कि पुराने कॉन्ट्रैक्ट को न्यू कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा सब्स्टिट्यूट होना चाहिए। इट इज रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू दिस केस द Lord Selborne has explained that for the performance of novation, the old contract must be in existence. First point. Second is that for replacing the old contract, a new contract has been in existence. ठीक है, it must be created. ये न्यू कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होना चाहिए फॉर द सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट ऑन द प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, पुराने कॉन्ट्रैक्ट पर न्यू कॉन्ट्रैक्ट सब्स्टिट्यूट करने के लिए। और देखिए दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण कंडीशन है, इट में बी ए डिफरेंट पार्टीज, ध्यान दीजिएगा। यानी एक नोवेशन जो है ये जरूरी नहीं है कि जिस पार्टी के बीच में पुराना कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसी पार्टी के बीच में नया भी कॉन्ट्रैक्ट हो। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, ध्यान दीजिएगा। इसमें कहा गया है कि बीच यानी कोई जरूरी नहीं है कि पार्टी सेम हो, यानी जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट की पार्टीज है वही नया कॉन्ट्रैक्ट करे तभी नोवेशन हो सकता है, ऐसा नहीं है। हमेशा नोवेशन के लिए कोई डिफरेंट पार्टीज हो सकती है। ठीक है, ये एक डिफरेंट थिंग है, ध्यान रखिएगा। हमेशा बोथ पार्टीज आर एक्सेप्टेड और कंसिडरेशन फॉर ईच अदर हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन देयर इज सम डिफरेंट एट दैट पॉइंट कि यहाँ पर पार्टीज मस्ट बी डिफरेंट फॉर क्रिएशन ऑफ ए न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन फॉर सब्स्टिट्यूशन ऑफ द ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए न्यू कॉन्ट्रैक्ट के लिए। ठीक है, और म्यूचुअली इट में बी डिस्चार्ज, और बोथ पार्टीज मस्ट बी म्यूचुअली एग्रीड एंड इट में बी डिस्चार्ज ऑन दैट पॉइंट। दोनों पार्टी सहमत, पूर्णतः सहमत होने चाहिए और उस आधार पर वो क्या होते हैं, डिस्चार्ज करें।
ठीक है, उसको परफॉर्म करें, कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करें। अब देखिए जो नोवेशन होता है वो दो प्रकार का होता है। नोवेशन हैव टू काइंड्स। फर्स्ट इज दैट, पहला है अ नोवेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ द पार्टीज। फर्स्ट इज दैट नोवेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ द पार्टीज। फर्स्ट नोवेशन का टाइप जो है, प्रकार है, वो नोवेशन इन्वॉल्विंग चेंज ऑफ द पार्टीज, यानी पार्टीज के परिवर्तित होने। ठीक है। सेकेंड इज दैट अ नोवेशन इन्वॉल्विंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट, यानी हमने कहा कि पार्टी चेंज हो जाएगी और सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, पार्टी चेंज, डिफरेंट पार्टीज एंड सब्स्टिट्यूशन इज अ टू काइंड ऑफ नोवेशन। ठीक है, दो प्रकार से नोवेशन किया जा सकता है, दो प्रकार का नोवेशन होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे, इसमें कोई खास केस नहीं है, ये बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। और पूछता है, कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 62 ए प्री में हमेशा आता है कि नोवेशन इन विच सेक्शन नोवेशन हैज बीन डिफाइंड आर एक्सप्लेनेड। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू 62 यू मे बी गिव राइट आंसर, but thereafter a short notes is also coming in the mains examination. ठीक है, तो it is more important other than topic. Thereafter I will discharge of breach study. डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच हम लोग पढ़ेंगे। डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच का मतलब होता है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का क्या हुआ, ब्रीच हो गया, परफॉर्मेंस नहीं हुआ। ये भी एक परफॉर्मेंस का प्रकार है। ठीक है, परफॉर्मेंस का ये भी एक प्रकार है कि ब्रीच के द्वारा परफॉर्मेंस किया गया, यानी दोनों पार्टियों के बीच में जो करार हुआ था वो टूट गया और टूटने के कारण, ब्रीच के कारण उसका परफॉर्मेंस मान लिया जाता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया। तो यहां कह रहा है कि ब्रीच ऑफ डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच। ठीक है, अब डिस्चार्ज ऑफ ब्रीच में दो प्रकार होते हैं, दो प्रकार से डिस्चार्ज किए जाते हैं ब्रीच। एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच, एक होता है एंटीसिपेटरी और दूसरा होता है प्रेजेंट ब्रीच। दो प्रकार का, यानी एंटीसिपेटरी का तो आप लोग सुने ही होंगे। एंटीसिपेटरी मतलब कि जो पहले से ही अनुमानित है कि ऐसा हो सकता है। ठीक है, एंटीसिपेटेड है कि ये घटना होने वाली है, ये ब्रीच होने वाला है। और एक द आफ्टर इंसिडेंट हैज बीन हैपेंड, इट मीन्स द एट द टाइम ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन हैपेंड, यानी जिस टाइम पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ उस टाइम को मान लिया जाएगा कि ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो उसको प्रेजेंट ब्रीच कहते हैं। और कुछ कंडीशन ऐसे होते हैं कि पूर्ववत ही निर्धारित हो जाता है, एंटीसिपेटेड हो जाता है कि इस तरह का ब्रीच होने वाला है, इस तरह के ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की संभावना है। ठीक है, तो इसको कुछ पॉइंट्स में आप चाहें तो देख ले। पहला पॉइंट है कि कॉन्ट्रैक्ट, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट अकर्स, किस कारण घटना होती है, रिनाउंस हिज लायबिलिटी, यानी अपनी लायबिलिटी को करने से, परफॉर्म करने से मना कर देना। रिनाउंस हिज लायबिलिटी टू परफॉर्म इट। ठीक है, जो उसको एक्ट या जो एक्ट है वो इम्पॉसिबल है। ठीक है, या ऐसा असंभव बना देना कि वो नहीं कर सकता है, नहीं करेगा, ऐसा सिचुएशन पैदा कर देना कि वो कार्य नहीं कर देना। यानी पहला वो मना कर दिया करने से, दूसरा ऐसी सिचुएशन बना देना, ऐसा कारण बना देना जिसके कारण ये प्रतीत हो, आभास हो कि वो कार्य, वो परफॉर्म, कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्म नहीं करेगा, अपने पार्ट का परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, वो अपना ऑब्लिगेशन परफॉर्म नहीं करेगा। अच्छा, दोनों चीज ध्यान रखिएगा, इनिशियली और टोटली, पार्टली एंड टोटली। परफॉर्मेंस शुड बी डिपेंड ऑफ द बोथ ईच पार्टीज, breach of contract has been happened in totally or partially.
यानी पार्ट में अगर ब्रीच हुआ है तो भी ब्रीच माना जाएगा, अगर एज ए होल ब्रीच हुआ है तो भी ब्रीच माना जाएगा। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी व्यक्ति, जैसे हमने अभी आपको कुछ समय पहले एक उदाहरण दिया था कि मैंने एक एग्रीमेंट किया जिसके अंतर्गत कहा कि कौस्तुभ हमें जो है इतना टन ऑयल हमें प्रोवाइड कराएंगे, 100 टन, इन्होंने 50 टन किया, देन आफ्टर 50 टन ही हैज बीन नॉट सप्लाइड एट द टाइम, तो क्या हो गया, ब्रीच हो गया। यानी इन्होंने पार्टली परफॉर्म कर दिया कॉन्ट्रैक्ट को, तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, ब्रीच हो गया। ठीक है, तो उसका परफॉर्मेंस मान लिया जाता है और उस कंडीशन में जो क्वांटम ऑफ मेरिट का सिद्धांत है उसके अनुसार उसका रेस्टोर जो गेन करता है, जो प्रॉफिट लेता है, रिसीव करता है, उससे रेस्टोर कराया जाता है अनवांटेड प्रॉफिट को। ठीक है, इट मीन्स नेक्स्ट डे जो भी हमारा आएगा। और अगला आ जाएगा रिजेम्बलिंग टू द रिलेशन, मेकिंग अ रिलेशन रिजेम्बलिंग बिटवीन द पार्टीज, यानी जो ऐसे कुछ संबंध होते हैं जो न होते हुए भी कॉन्ट्रैक्ट में संबंध प्रतीत होते हैं। ठीक है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट संबंध दिखते नहीं है वो, लेकिन उसको प्रिज्यूम किया जाता है। यानी 68 to 72 तक हम लोग अगले टर्म पे पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे एवरीवन। अगर आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन आप पुटअप करना है, पूछना है, तो आप लोग पूछ सकते हो। और जहां तक रही भाषा की बात, हम प्रयास करते हैं कि दोनों भाषाओं में बोले। कभी कभी होता है कि ऊपर नीचे हो जाता होगा कि कोई मतलब लैंग्वेज हम ज्यादा बोल देते हैं, कोई कम बोलते हैं। बस हमें ये प्रयास करते हैं कि इसकी समझ आपको डेवलप हो जाए। पढ़ना पढ़ाना आप लोगों को स्वयं को है। ठीक है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।